नमस्ते और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे चैनल पे आप लोग बने हुए हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनसे फायदा उठा रहे हैं। तो हम वीडियो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन लोगों को भी आप जो फायदा उठा रहे हैं वो मिले। तो आज हम जो वीडियो ले रहे हैं या जो टॉपिक ले रहे हैं वो हमारा भारत का भूगोल ही है। आप उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल हमने बाउंड्रीज और मतलब भारत की सीमाएं किस किस तरह की है, किस किस देशों से लगती है, भारत का सामरिक महत्व क्या है, ये देखा था। आज जो हम देख रहे हैं, एक तो भारत की जो भौगोलिक प्रदेश है उनकी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम अलग से करेंगे। पर भारत की थोड़ी बहुत हम जानकारी देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत की जो सीमाएं हैं, प्राकृतिक सीमाएं हैं और जो मैन मेड सीमाएं हैं, वो किन किन देशों को टच करते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य किन किन देशों को टच करते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे भारत की एकता में विविधता या विविधता में एकता, कैसे भारत ने ये मैनेज किया। तो आज जो हम पहला टॉपिक देखिए मेरे पास ज्योग्राफी का ये इंडिया का मैप है। इसके आधार पे ही हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते समय अगर आपको मैप की जानकारी नहीं तो थोड़ा सा ज्ञान हमारा अधूरा रह जाता है। तो देखिए हमने भारत के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां पढ़ी थी। आज हम देख रहे हैं पहले तो भारत के भौगोलिक प्रदेश। भारत में अगर हम भारत को ऊपर से शुरू करें, ग्रेट इंडियन वो पहाड़ है, पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, पूरी एक श्रृंखला बनती है, ये वाला एरिया, यहाँ पूरी श्रृंखला बन रही। फिर उसका नीचे वाला एरिया जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद पहाड़, फिर यहाँ पर पूरा मैदान है, डेजर्ट है, ये भी मैदान का हिस्सा है, ये मैदानी क्षेत्र है। फिर ये पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र के साथ आता है तटीय प्रदेश। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। पहला मैंने लिखा है पर्वतीय प्रदेश, ये पूरा पर्वतीय प्रदेश है, भारत के काफी सारे हिस्से इसको टच कर रहे हैं। फिर दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला पेनिनसुला, फिर तटीय मैदान, ये भारत की तटरेखा। उसके बाद आते हैं ये छोटे छोटे द्वीप समूह। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार। और उसके बाद आता है भारत का मध्य का मैदान, जहाँ सबसे ज्यादा अनाज की उपज होती है और जो हमारा अनाज का कटोरा है। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ परसेंटेज लिखे हैं कि भारत की जो पूरी भूमि है उसका कौन सा भाग किस क्षेत्र को कितना मिल रहा है। जैसे हमारा जो पर्वतीय बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, ये भारत का 10.7%, पूरी जो 100% भूमि है उसका 10.7% पर्वतीय क्षेत्र। फिर है पहाड़ी क्षेत्र, ये यहाँ पर और भी जो छोटी मोटी पहाड़ियां हैं उन सबको मिला के 18.6%। सिर्फ ये वाला एरिया ही है, यहाँ पर छोटा सा पहाड़ है अरावली पर्वत, जो यहाँ से पालनपुर से निकल के दिल्ली तक जाता है। उसके बाद नीलगिरी और सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, ये सब पहाड़ियां मिला के 18.6% बना। फिर पठारी क्षेत्र, ये वाला पूरा पठारी क्षेत्र है जो कि खनिजों की खान है, तो वो है 27.7%। और उसके बाद ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा है मैदानी क्षेत्र ये। और फिर ये मैदान यानी कि पूरा मैदान जहां जहां रेत बिछी है, ये पूरा मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर पहाड़ी भी शामिल, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, पर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें तो वो है 43%। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे किन किन देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। तो मैं भारत इसमें आपको थोड़ा इलाज कर देती हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसको देख पाए। ओके, आई होप आप लोग इसको देख पा रहे हैं। हम सबसे पहले पाकिस्तान से चलते हैं। पाकिस्तान की जो सीमा रेखा बन रही है, यहाँ गुजरात लग रहा है, राजस्थान लग रहा है, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, ये जो सीमा रेखा लग रही है ये भी अंदर आ
अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है और ये पाकिस्तान के साथ लगती है। यहाँ थोड़ी सी सीमा है 80 किलोमीटर की, वो लगती है अफगानिस्तान के साथ में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ। फिर आता है इधर चीन के साथ, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। फिर हम इधर आते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर इधर आते हैं, ये अरुणाचल यहाँ पे है और इधर म्यांमार आ जाता है। तो ये सीमाएं हमारी चीन के साथ लग रही है। एक बार देख लीजिए राज्य कौन कौन से हैं चीन के साथ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आती है नेपाल के साथ सीमा। ठीक है, नेपाल के साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ हिस्सा बांग्लादेश का भी लग रहा है यहाँ पे, और सिक्किम। ये पूरा नेपाल के साथ हमारा अटैच हो रहा है। उसके बाद आता है भूटान, भूटान के साथ, और कुछ हिस्सा सिक्किम का है, कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वगैरह का हिस्सा है। फिर ये आता है असम का हिस्सा और ये है अरुणाचल प्रदेश। तो 1, 2, 3 और 4 स्टेट जो है हमारे वो भूटान के साथ लगते हैं। फिर आते हैं म्यांमार, म्यांमार में कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये वाला हिस्सा पूरा म्यांमार का है। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, फिर वेस्ट बंगाल से इधर आते हैं असम, मेघालय, और असम का फिर कुछ हिस्सा इधर आ रहा है और त्रिपुरा। ये स्टेट्स जो है हमारे बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये हिस्सा समझ में आ गया है, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने यहाँ तक कितना सीखा। अब इसके बाद आता है हमारा कि भारत में कि जो ये इतनी सारी विविधताएं हैं, ठीक है, ये कैसे भारत की एकता को बरकरार रखती है। ठीक है, तो ये जो विविधताएं हैं भारत की, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो कैसे। अब कौन कौन सी विविधताएं हैं, तो सबसे पहले हम धरातलीय विविधताएं देखते हैं। भारत में इतनी सारी धरातलीय विविधताएं हैं, ये सब काउंट आउट कर रखी है मैंने, लिस्ट आउट है। पहाड़ी क्षेत्र, पूरा पर्वतीय, फिर पहाड़ के बाद मैदान, पेनिनसुलर, ये जो इसका प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्लेट्यू, और ये है तटीय क्षेत्र। तो ये इतनी सारी विविधताएं हैं, तो ये कैसे मैनेज कर रहा है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के साथ, अलग अलग स्टेट्स जो हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ भी सीमाएं साझा कर रहे हैं। फिर ये वाला क्षेत्र है जो हमारा पूरे के पूरे आइलैंड्स हैं। तो ये जो पूरा विस्तार है, इसीलिए तो भारत को एक विशेषता दे रखी है, क्योंकि भारत में सारे चीजें उगती है। इतना अच्छा मैदान है, फिर यहाँ पर अच्छा सा पहाड़ है, फिर प्लेट्यू है, और फिर है आइलैंड्स। तो ये जो है भारत को विविधता देते हैं, और इन सब विविधताओं के साथ भारत एक है। तो ये भारत में की विविधता में एकता का उदाहरण है। इन सब देशों विविधताओं को मिला के भारत का निर्माण हुआ है। इसके बाद है भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना फिर से वही है, कठोर पहाड़ है, कठोर प्लेट्यू है, तो शानदार मैदान है, और ये एक साथ नहीं बने, ये समय दर समय बने हैं। जैसे हम अरावली पर्वत है, सबसे पुराना वलित पर्वत है, वर्ल्ड का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली पर्वत है, और नवीनतम पर्वत में आ जाता है हिमालय। इसके बाद ये और जो मैदान है ये बनते रहते हैं। प्लेट्यू जो है हमारा पठार है, खनिजों का खजाना है, और ये संरचनाएं सिर्फ 2-4 साल, 10 साल, 100 सालों में नहीं, लाखों करोड़ों सालों में बनी है।
तो ये विविधताएं जो हैं हमारे भारत को मजबूती प्रदान करती है। उसके बाद आता है जलवायु संबंधी विशेषताएं। भारत जो है दो जलवायुओं का मिश्रण है, उष्ण भी है और शीत भी है। ऊपर ठंड पड़ती है, यह गर्मी है, और ये पार्ट जो है दोनों का मिक्सचर है, उपोष्ण या शीतोष्ण। जो नीचे भूमध्य रेखा है उसके बाद से ये शुरू हो जाता है। तो दो विविधता, दो अलग अलग जो जलवायु है उनका मिक्सचर है हमारा भारत। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। उष्ण नीचे का हिस्सा, शीत और शीतोष्ण। ठीक है, ये भारत की जलवायु विविधता है जो इसको वनस्पति की विविधता भी प्रदान करती है। अब वनस्पति की विविधता कैसे है, जैविक विविधता कैसे है? भारत में शीत वाली वनस्पति मिलती है, पहाड़ी क्षेत्रों वाले जीव जंतु और जानवर मिलते हैं। फिर आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट में आकलवुड फॉसिल पार्क, ये वो क्षेत्र है जहां लाखों करोड़ों साल पुराने जीवाश्म मिले हैं, और ये वुड फॉसिल पार्क जो है अपने आप में एक विशेष चीज है। फिर यहाँ उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदानों में खूब अनाज होता है। फिर नदियों का भंडार है। उसके बाद हम आते हैं तो यहाँ तेल के कुएं हैं जो भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद ये पूरा तटीय क्षेत्र है जो बिजनेस की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से महत्व रखता है, और साथ ही साथ यहाँ पर चावल और नारियल की खेती भरपूर होती है। फिर ये वाला पहाड़ी क्षेत्र जो है, यहाँ पर चाय के बागान है, यहाँ मसालों के बागान है। तो इस तरह से खूब सारी वनस्पति और जैविक विविधताएं हैं। ऐसा नहीं सिर्फ वनस्पति, जीव जंतु भी उतनी ही विविधता लिए हुए हैं। शीत वाले एरिया में वैसे जीव जंतु हैं, मैदानी क्षेत्रों में अलग है, तो पहाड़ी क्षेत्र ये तटीय रेखा वाले शानदार बीचेस हैं। तो इस तरह से भारत जलवायु उसके साथ साथ जैविक विविधता वाला क्षेत्र भी है, जो भारत को एक महत्वपूर्ण स्टैंड विश्व राजनीति पर देता है, विश्व की ज्योग्राफी में देता है। उसके बाद है आर्थिक क्रियाओं में विविधताएं, बिल्कुल, और वो विविधताएं नहीं है तो भारत अपने आप में कंप्लीट ही नहीं है। भारत उन विविधताओं के साथ है, इसीलिए तो कि भारत में हर चीज अवेलेबल है। वरना अगर एक ही चीज वाला कंट्री होता तो बाकी चीजें बाहर से मंगानी पड़ती, वरना भारत अपने आप में मैक्सिमम अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर सकता है। देखिए, लोगों को अनाज की आवश्यकता होती है, अनाज को है। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता होती है, इधर है। फिर रेगिस्तानी क्षेत्र के अनाज अलग होते हैं। फिर मसाले और इनकी गरम मसालों की आवश्यकता है तो प्राइवेट भी क्षेत्र है। चाय के बागान है तो इधर चाय की सप्लाई है। इसके अलावा भारत बिजनेस करता है विश्व के साथ, इन मसालों को बाहर भेजता है। गोल्ड माइंस है, सिल्वर माइंस है, खनिजों का भंडार है। कुछ खनिज जो है भारत को आयात करने पड़ते हैं, पर मैक्सिमम जो है भारत एकाधिकार भी रखता है और इनमें बनाता भी है। नमक है, भारत का मैक्सिमम नमक राजस्थान में बनता है। तो इस तरीके से भारत खनिजों का भंडार, जितने खनिज, जितनी क्रॉप्स, उतना ही बिजनेस, उतनी ही आर्थिक क्रियाएं। चाहे इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है तो इसका सेल भी है, मार्केट तक लाने जाने का ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक्सपोर्टेशन भी है। तो इस तरीके से जितने फील्ड है उतने ही लोगों को रोजगार मिला है और उतनी ही भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट सांस्कृतिक विविधता। भारत की संस्कृति, जितने राज्य उतनी संस्कृति, उतनी संस्कृति उतनी विविधताएं और उतने ही रंग। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक भारत विजिट कर लीजिए, आप हर स्टेट में ये कहा जाता है कि भारत की हर 50 किलोमीटर पे भाषा और बोली बदल जाती है, पानी बदल जाता है। तो जितने भाषाएं उतनी ही संस्कृति, उतना ही लिटरेचर। तो ये सारी चीजें
भारत की विविधता में एकता को महत्ता देती है। उसके बाद जितनी बोली, जितने रिवाज, जितने रहन सहन, भारत में 225 बोलियां हैं और 22 लिस्टेड संविधान में 22 जगह पर 22 भाषाएं हैं। संविधान ने 22 भाषाओं को तो मान्यता दे दी और स्टिल लोग अपनी भाषा को मान्यता देने के लिए लगे हुए हैं, दिलाने के लिए लगे हुए हैं। तो 225 बोलियां, क्या विश्व का कोई देश इतनी बोलियों और इतनी विविधता वाला है? नहीं। और भारत तो अपने आप में रेनबो है, 7 रंग नहीं, यहाँ पर तो हजारों रंग है। उसके बाद जो चाय के बागान, मसाले के बागान इतने शानदार कि वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे यहाँ बिजनेस करें। आपको अगर थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ ले जाऊं, वास्को डी गामा जो आया था, मसालों की खोज में आया था भारत, कोचीन पहुंचा था, तो वहां उसको भरपूर मसाले मिले थे और मसालों का ही बिजनेस किया था इन्होंने। बाद में अन्य जो इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने भारत पर शासन किया, शुरुआत बिजनेस से हुई थी। तो मसालों ने लोगों को आकर्षित किया। उसके बाद भारत में गोल्ड माइन्स है, सिल्वर है, डायमंड है। भारत का कोहिनूर हीरा वर्ल्ड फेमस है। तो भारतीय आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों का मिश्रण है और जितनी जातियां, जितने बाहर से लोग आए, सबको उन्होंने भारतीय संस्कृति ने समाहित कर दिया, सबको अपने में जगह दी थी। भारतीय संस्कृति, आर्य आए, द्रविड़ आए, उसके बाद मुस्लिम्स आए, उसके बाद अन्य जो विदेशी आक्रमणकारी आए, सबको अपने में समाहित कर दिया, सबकी अच्छाइयाँ अपने में ले ली भारतीय संस्कृति ने। भारतीय संस्कृति की तो एक विशेषता कही भी जाती है कि वो सबको अपने आप में आत्मसात कर लेती। जो एक बार आ गया वो जाने का नाम नहीं लेता। They don't want to go back। वो यहीं बस जाना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं। ये इतनी अच्छी हमारी वनस्पति संस्कृति है और इसी संस्कृति ने एकता को, विविधता पर जोर दिया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इतिहास गवाह है। हर आक्रमणकारी यहीं आके रह गया, यहाँ शासन किया और पैसा भेजा, लेकिन भारत को छोड़ के नहीं गए। तो इस तरीके से भारत जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की में एकता वाला देश है। और यही जो विविधता है भारत को एक सूत्र में बांधे रखती, क्योंकि इन विविधताओं के बल पे तो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और विश्व स्तर पर भारत को पहचान मिली है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।